ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मॉडल पेपर थर्ड का सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो मॉडल पेपर थर्ड का सॉल्यूशन है, इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस होगा इस लेक्चर में। तो देखो, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में जो मेजर आपको फोकस करना है, वो फोकस आपको उस पॉइंट पे करना है जो पॉइंट आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो रहा है तो उसका आप डेफिनेटली वीडियो में उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन में। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल ऑफ नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे पूछा आपसे नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। देखो समझो एक बार, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। तो एक्चुअली नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम होती क्या, पहले तो ये समझो। देखो, नॉन अडेप्टिव राउटिंग, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी राउटिंग होने वाली है वो किस टाइप की होने वाली है, स्टैटिक टाइप की राउटिंग होने वाली है। ठीक है, मतलब आपका किसी टाइप का कोई भी लोड चेक नहीं होगा, स्टैटिक राउटिंग होने वाली है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके एक जो पैकेट होता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, फ्लोटिंग किया जाता है। इसका मतलब क्या किया जाता है, उसको सभी के पास, सभी आपके जितने भी राउटर होते हैं, सभी राउटर के पास क्या किया जाता है, पैकेट को यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके एक आपकी एल्गोरिथम होती है जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हमें सपोज करो एक हमारा नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे राउटर लगे हुए हैं, उन राउटर में हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कोई भी राउटर अपनी खुद की टेबल मेंटेन करने के बाद में वो बाकी सभी उस नेटवर्क में मौजूद बाकी सभी राउटर क्या करते हैं, अपनी टेबल ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, जब राउटर कोई एक राउटर उस नेटवर्क के मौजूद बाकी सभी राउटर को टेबल ट्रांसफर करता है, तो उस कंसेप्ट कहते हैं फ्लोटिंग। मतलब सभी को एक साथ मैसेज ट्रांसमिट करना, पैकेट ट्रांसमिट करना, फ्लोटिंग। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि सारे के सारे राउटर एक दूसरे से टेबल एक्सचेंज करके और शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है नॉन अडेप्टिव राउटिंग का, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कह रहा है देखो इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये कह रहे हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम में आपको इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन करना है डेटा में, बेस्ट सूटेड। तो आपका देखो इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन क्या होगा टाइम शेयरिंग सिस्टम में, तो आपकी हाफ डुप्लेक्स लाइन, देखो आपने देखा होगा कि जो आपकी हाफ डुप्लेक्स लाइन होती है, तो वहां पे यहाँ पे क्या होता है हाफ डुप्लेक्स लाइन में, कि आपके सेंडर और रिसीवर दोनों के द्वारा डेटा का एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम पे देखो दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों, यहाँ पे दोनों डिवाइस के द्वारा, यहाँ की अगर हम बात करिए डिवाइस फर्स्ट की बात करिए, ये डिवाइस आपकी फर्स्ट है। ठीक है, ये आपकी डिवाइस सेकंड है। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइस फर्स्ट और सेकंड दोनों के द्वारा यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टाइम शेयरिंग मोड में। यहाँ पे कैसा ट्रांसमिशन होगा, टाइम शेयरिंग मोड में। यहाँ पे टाइम शेयरिंग मोड में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द हाफ डुप्लेक्स लाइन। देखो नेक्स्ट, देखो वर्किंग ऑफ वैन। देखो वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है आपके जो, अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से नेटवर्क को डिवाइड करूं, तो आपके तीन टाइप होते हैं, एक लैन, एक मैन और एक वैन। वैन का मतलब तो सबसे लार्जेस्ट जो नेटवर्क होता है वो आपका वैन होता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है भाई, ये आपके कहीं पे क्या होगा, कहीं पे जैसे आपके छोटे छोटे जो नेटवर्क होते हैं उन सबसे मिलके क्या बनता है, आपका वैन बनता है। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है वर्किंग ऑफ द वैन वाइड एरिया नेटवर्क जनरली इन्वॉल्व, किस किस को इन्वॉल्व करता है। तो देखो आपकी टेलीफोन लाइन होती है उसको भी इन्वॉल्व करता है, आपके माइक्रोवेव, इसका मतलब आपके जो टावर से टावर के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो माइक्रोवेव से ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, वो सैटेलाइट, तो देखो आपके ध्यान रखना, जो अगर मैं वैन की बात करूं तो वैन का ट्रांसमिशन आपके सैटेलाइट से भी होता है, टेलीफोन लाइन से होता है, माइक्रोवेव से होता है, सभी से आपके क्या वैन का ट्रांसमिशन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो many large organization will with their office in different country of the world connected their computer through telecommunication satellite and telephone line, such a communication network is called। देखो ये कह रहा है कि आपकी जो कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या होते हैं, उनके डिफरेंट जो ऑफिस होते हैं वो अदर अलग अलग कंट्री में होते हैं। तो वो एक दूसरे मतलब ऑफिस में मौजूद जो आपके कंप्यूटर है उनको वो कनेक्ट करते हैं। तो वो कनेक्ट कैसे करते हैं, तो सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, एक को सपोज करो ये कह रहा हूं मैं, ये आपका यूएसए है। ठीक है, और ये इंडिया है। अब देखो एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है, ये आपका इंडिया है।
अब एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें यहाँ पे क्या है कि उसके बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और इन कंप्यूटर का कम्युनिकेशन दूसरे कंट्री के साथ जो मौजूद कंप्यूटर उनसे हो रहा है, तो इनका कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नेटवर्क, अगर यहाँ पे अगर ये बात कर रहा है नेटवर्क की कि कौन सा नेटवर्क होगा, इसका मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कौन सा नेटवर्क। तो यहाँ पे अगर कंट्री की बात आ जाती है तो डेफिनेटली भाई हम किसको यूज करेंगे? वाइड एरिया नेटवर्क को। तो किसको यूज करेंगे? वैन को यूज करेंगे। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो व्हाट डज द ISDN स्टैंड फॉर। देखो ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अच्छा समझो, देखो यहाँ पे देखो ISDN का फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये तो होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा ये नेटवर्क क्या है? देखो ISDN एक पहले के समय में यूज होने वाली सर्विस थी जो क्या करती थी आपके सर्किट स्विचिंग को, जो क्या करती थी सर्किट स्विचिंग को, ये करती थी सर्किट स्विचिंग को यूज करते हुए, सर्किट स्विचिंग को यूज करते हुए आपके डेटा और वॉइस, देखो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होता था, डेटा और वॉइस, डेटा प्लस वॉइस, यहाँ पे डेटा और वॉइस को ट्रांसमिशन करने के लिए काम में लिया जाता था, ठीक है। किसको? ISDN को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ISDN आपकी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होती है, जो पहले के समय में यूज होने वाली एक सर्विस थी जो कि सर्किट स्विचिंग पर बेस्ड थी, जिसके माध्यम से डेटा और वॉइस को आपके डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिशन किया जाता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगरी। देखो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पूछा है, तो देखो आपको पता होना चाहिए ट्रांसमिशन मीडियम, इसका मतलब है कि आपको जो भी आपको सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन मीडियम की बात करूं यहाँ पे, तो ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट आपके दो टाइप्स होते हैं भैया, या तो आपके केबल से होंगे या आपके एयर से होंगे। मतलब तो यहाँ केबल और एयर का मतलब होता है, एक तो होता है गाइडेड, एक तो क्या होता है आपके गाइडेड होता है, और दूसरा होता है अनगाइडेड, दूसरा होता है अनगाइडेड, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी कौन सी होती है? एक तो गाइडेड होती है, दूसरी कौन सी होती है? अनगाइडेड होती है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ ए सैटेलाइट रेडियो बीम, जो आपके सैटेलाइट रेडियो बीम होती है उसके द्वारा जितना एरिया कवरेज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फुटप्रिंट। आपको ध्यान रखना है कि सैटेलाइट के कवरेज एरिया में, मतलब सैटेलाइट के आने वाले कवरेज एरिया को फुटप्रिंट कहा जाता है, ठीक है। जो आपका पर्टिकुलर सैटेलाइट लगा होता है ना आपका, ठीक है, ये सैटेलाइट जितना एरिया आपका कवर करता है, मतलब आपके ज्योग्राफिकल जितने एरिया कवर करता है, ये सारा के एरिया, ये सारे एरिया क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है फुटप्रिंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए प्रोक्सी सर्वर फॉर ए वेब कैश। अच्छा ये कह रहे हैं वेब कैश के रूप में जो प्रोक्सी सर्वर का यूज किया जाता है, तो उससे आपके इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है, मतलब आपसे डिसएडवांटेज पूछा है, कौन सा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो समझो पहले कि आपके प्रोक्सी सर्वर होता है क्या है, देखो समझो कि प्रोक्सी सर्वर क्या होता है। प्रोक्सी सर्वर, देखो प्रोक्सी सर्वर का यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। यूज किस लिए किया जाता है? सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है जो आपका मेन सर्वर होता है, जो आपका मेन सर्वर होता है, उस मेन सर्वर के साथ में ये क्या करता है, एक तो आपके मेन सर्वर को सबसे पहला काम तो करता है कि मेन सर्वर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आपका मेन सर्वर है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा साथ में क्या काम करता है, इसके पास कैश होता है, इसके पास कैश मेमोरी होती है। तो क्या करता है कि यहाँ पे आपके जो सबसे ज्यादा जो वेब पेज एक्सेस होते हैं उसके डेटा को स्टोर कर लेता है खुद के पास, जिससे क्या होगा कि आगे जो भी रिक्वेस्ट आएगी यूजर की वो ये खुद ही क्या कर देगा, मेन सर्वर पे नहीं जाने देगा, ये खुद ही अपनी तरफ से क्या देगा, उसका रिप्लाई दे देगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे कह रहा है इट रिड्यूस लोड द एक्सेस लिंक, बिल्कुल सही बात है भाई, ये एक्सेस लिंक का लोड क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, राइट कहा है इसने कि एक्सेस लिंक, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपके एक्सेस लिंक है इसके लोड को रिड्यूस करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके आगे रिक्वेस्ट जाने नहीं देगा, इसके खुद के पास मतलब इसकी खुद के पास अगर वो पेज अवेलेबल है तो यहीं से उसका रिप्लाई हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है इट डिक्रीज रेस्पॉन्स टाइम फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, बिल्कुल सही बात है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसका रेस्पॉन्स टाइम डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है वो मेन सर्वर पे ना जाके आपके प्रोक्सी सर्वर से रिटर्न हो जाती है। तो हमेशा जैसे आपने देखा होगा जब भी आप गूगल खोलते हो तो बाकी और की कंपैरिजन में गूगल बहुत फास्ट खुल के आता है। क्यों? क्योंकि गूगल है वो हर एक आपके जितने भी प्रोक्सी सर्वर है सब पे उसकी रिक्वेस्ट रहती है, जिससे आपको नियरेस्ट प्रोक्सी सर्वर से आपका रेस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। अच्छा इट इंक्रीज लोड ऑन द ओरिजिनल सर्वर, ये ओरिजिनल सर्वर है, ठीक है, ये क्या आपका ओरिजिनल सर्वर है। अच्छा ये कह रहे हैं कि आपके ओरिजिनल सर्वर के लोड को इंक्रीज कर देता है,
नहीं, ऐसा नहीं होता है, देखो नहीं, क्योंकि देखो ये तो ओरिजिनल सर्वर के लोड को डिक्रीज करने का काम करता है, इंक्रीज नहीं करता है, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इट इंक्रीज रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो ये भाई विश्वसनीयता बढ़ाता है, रिलेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा ये बात तो चाहिए, तो सी इज द राइट आंसर। तो इसका शायद मेरे हिसाब से आपके जो मॉडल पेपर है उसमें मिस प्रिंट हुआ है, तो आप इसको एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। विच टाइप ऑफ द मीडिया ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और एक क्लोज कनेक्शन पाथ। अच्छा क्लोज कनेक्शन पाथ के द्वारा आपके कौन सी ट्रांसमिशन को मतलब ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन किया जाता है? तो ध्यान रखना, जो आपके वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है वो आपका क्या होता है? क्लोज कनेक्शन पाथ होता है, ठीक है। वायर्ड कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? क्लोज कनेक्शन पाथ होता है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो ए शेड्यूलर विच सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। अच्छा देखो कह रहा है इनमें से कौन सा शेड्यूलर जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके शेड्यूलर की अगर बात करूं तो देखो आप यहाँ पे आपके प्रोसेस लाइफ साइकिल देखते हैं सबसे पहले, तो देखो न्यूज से रेडी। अच्छा अब देखो यहाँ पे न्यूज से रेडी में लेके आने का काम किसका होता है? यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है उसको हम कहते हैं जॉब शेड्यूलर। ये क्या होता है आपका? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं जॉब शेड्यूलर। ये आपकी जॉब को सेलेक्ट करता है, इसका मतलब जॉब आपकी क्या होती है? प्रोसेस। ये आपके प्रोसेस को सेलेक्ट करता है। अच्छा प्रोसेस को सेलेक्ट कहाँ से करेगा? ये करेगा आपके सेकेंडरी मेमोरी से। क्यों? क्योंकि ये न्यू किसका पार्ट है? ये पार्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी का। उसके बाद जैसे रेडी हो जाता है, रेडी के बाद आपके रनिंग हो जाता है, ठीक है। रेडी के बाद आपके जो रनिंग होता है, और रनिंग के बाद आपके जो ब्लॉक होता है, तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे रेडी, रनिंग और ब्लॉक, ठीक है। ये तीनों के तीनों पार्ट किसके होते हैं? ये होते हैं रैम के। अगर इन तीनों पार्ट की बात करूं तो तीनों पार्ट किसके होते हैं? ये होते हैं यहाँ पे रैम के पार्ट होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लेके आने काम किसका होता है? यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लेके आने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा। अच्छा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम क्या होता है? देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम होता है कि यहाँ पे रेडी क्यू में से किसी पर्टिकुलर जॉब को सेलेक्ट करके सीपीयू के पास भेजना, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए भेजना, वो किसका होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। उसको होता है मिड टर्म शेड्यूलर। तो देखो मिड टर्म शेड्यूलर काम होता है स्वैप इन स्वैप आउट। इसका मतलब होता है जब रैम के अंदर जब लोड ज्यादा हो जाता है तो कुछ एक प्रोसेस को ये उठा के कहाँ पे डाल देता है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये करता है स्वैप इन स्वैप आउट काम कर देता है, ठीक है। वो करता है मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट आपका, जो बहुत शानदार कंसेप्ट आपका प्रोसेस का, जो आप लाइफ साइकिल कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखो पुअर रेस्पॉन्स टाइम इज यूजुअली कोज बाई, मतलब ये कह रहे हैं कि जो पुअर रेस्पॉन्स टाइम है वो किसके कारण होता है? तो देखो प्रोसेस बिजी के कारण, मतलब यहाँ पे प्रोसेसर बिजी के कारण, बिल्कुल भाई प्रोसेसर बिजी होगा तो रेस्पॉन्स टाइम कम मिलेगा, तो ये बात भी सही है। हाई आईओ रेट, अगर आईओ रेट ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपके रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाई पेजिंग रेट, अगर पेजिंग रेट ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपके रेस्पॉन्स टाइम को, तो सभी के द्वारा ये तो सारे के सारे क्या होंगे? अगर ये सारे के सारे उपस्थित होंगे तो आपके रेस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, विच ऑफ दिस इज ए कंप्यूटर, विच ऑफ दिस इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए प्रोसेस प्रीसीडिंग सीक्वेंस। अच्छा प्रोसेस प्रीसीडिंग सीक्वेंस के कॉम्पोनेंट पूछा है, तो देखो प्रोसेस प्रीसीडिंग सीक्वेंस का मतलब होता है जो भी आपका ऑपरेशन प्रोसेस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो आपके कौन कौन से होते हैं। अच्छा प्रोसेस का नेम, प्रत्येक प्रोसेस का नेम तो होता ही है। अच्छा प्रोसेस सीक्वेंस ऑपरेटर, ठीक है, सीक्वेंस ऑपरेटर, कनकरेंट ऑपरेटर, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे भाई। प्रीसीडिंग सीक्वेंस मतलब आपके जो प्रोसेस के द्वारा जो एग्जीक्यूशन किया जा रहा है तो इस टाइम सभी मौजूद, सभी आपके फाइंड आउट होंगे, सारे के सारे आपके प्रेजेंट होने चाहिए, सभी आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा एक इसके अलावा आपका प्रोसेस का एक ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है, जो आपके क्या होता है प्रोसेस की इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। तो उसका भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो वर्चुअल मेमोरी कैन बी इंप्लीमेंटेड विद, ये कह रहे हैं वर्चुअल मेमोरी किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है? तो यहाँ पे एक तो है सेगमेंटेशन और एक पेजिंग, तो ध्यान रखना सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों के द्वारा। तो देखो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी राइट आंसर होगा। मतलब आपके सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों की सहायता से वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो ध्यान रखना आपने देखा होगा, अगर मैं वर्चुअल मेमोरी की नॉर्मल बात करूं यहाँ पे, तो देखो वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है, वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपकी रैम की साइज होती है, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि आपकी जो रैम की साइज होती है, जो रैम होती है वो आपकी 4 GB की होती है।
4 GB की रैम में आप क्या करते हो, 8 GB के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो वो आपका एक्चुअल में वो काम कैसे होता है, टास्क कैसे परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे 4 GB के प्रोग्राम आपका 4 GB की रैम में 8 GB का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है वर्चुअल मेमोरी की सहायता से। और वर्चुअल मेमोरी हमेशा पार्ट किसका होती है, हमेशा होती है सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को यूज करके आपके सिर्फ एक्टिव पेज को ही रैम में रखा जाता है, बाकी सभी पेज को सेकेंडरी मेमोरी रखा जाता है। और वही आपका कंसेप्ट क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी। तो आपके सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों की सहायता से वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखो फोर्क। देखो फोर्क क्या होता है, तो आपको समझना, देखो फोर्क का मतलब होता है कि यहाँ पे फोर्क की सहायता से आपका फोर्क स्टेटमेंट जो होता है उसकी सहायता से नए प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, फोर्क क्या करता है, नए प्रोसेस को क्रिएट करने में सहायता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिएट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ए न्यू जॉब, नई जॉब को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अच्छा द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोसेस। अच्छा यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक जैसे दे दिए। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन, न्यू जॉब का मतलब भी वही होता है, न्यू प्रोसेस का मतलब, तो देखो ध्यान रखना ये राइट आंसर इसका होगा सी, न्यू प्रोसेस को तो हमेशा नए प्रोसेस को क्रिएट करता है। बाकी नई न्यू जॉब भी आपके, जॉब क्या होती है, प्रोसेस ही होती है आपकी। ठीक है, तो इस टाइप का ये कंफ्यूजन सा आंसर बना हुआ है। तो इसका देखो राइट आंसर तो यहाँ पे मैं बी और सी दोनों राइट आंसर आपके हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे तो डेफिनेटली आपको स्टार मार्क मतलब आपको बोनस मार्क मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि आपके न्यू जॉब और न्यू प्रोसेस का मतलब तो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल अगर फोर की स्टेटमेंट बात करूँ तो आपके नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए काम में आता है। ओके, अच्छा उसके बाद देखो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करवाना आप क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट मोर देन वन जॉब ऑन सेम टाइम पीरियड। इसका मतलब है एक से ज्यादा जॉब को सेम टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करवाना आपका मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम कहलाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस ट्रीट हार्डवेयर एज ए फाइल सिस्टम। ये कह रहा है इसमें से कौन सा जो ओएस है वो आपका हार्डवेयर एज ए फाइल सिस्टम ट्रीट करता है। तो ध्यान रखना आपका जो यूनिक्स जो ओएस होता है, यूनिक्स जो आपका ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपके फाइल सिस्टम को एज ए हार्डवेयर ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कमांड लाइन की सहायता से आप काम करते हो। तो आपके यहाँ पे क्या करता है, जो भी आपका फाइल सिस्टम होता है डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से इंटरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपके एक टाइप से आपके फाइल सिस्टम को ट्रीटेड एज ए हार्डवेयर फाइल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आपका यूनिक्स होता है वो आपका क्या होता है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके फाइल सिस्टम को हार्डवेयर एज ए ट्रीट करता है। देखो थ्रेसिंग क्या होती है, अगला कंसेप्ट है व्हाट इज थ्रेसिंग। देखो थ्रेसिंग बारे में पूछा है, तो थ्रेसिंग क्या होते है समझो। देखो यहां पे क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास रैम है, और रैम में क्या होता है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फ्रेम होती है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कंसेप्ट समझो। देखो स्टार्टिंग में कह रहा हूं कि हमारे जो फ्रेम की संख्या है वो फ्रेम की संख्या कितनी है, 400 फ्रेम है रैम के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में 100 प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, रैम में रख दिया। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट है। तो प्रत्येक प्रोसेस को कितनी रैम मिल गई भाई, प्रत्येक प्रोसेस को कितने फ्रेम मिल गए, 4 फ्रेम एवरी प्रोसेस, 4 फ्रेम एवरी प्रोसेस। अच्छा सेकंड केस क्या है, आपकी रैम में फ्रेम तो है 400, 400 फ्रेम है, और मैंने प्रोसेस कितने रख दिए यहाँ पे, 400 प्रोसेस रख दिए, 400 प्रोसेस रख दिए किसमें, रैम में। अब प्रत्येक प्रोसेस को कितनी फ्रेम मिली, 1 फ्रेम मिली। ठीक है, अब देखो अब एक्चुअली होता क्या है, देखो प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है कि प्रोसेस आपके पेज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, या फिर आपके सेगमेंट डिवाइड हो जाता है। अच्छा उसमें क्या होता है, आपके पेज को आपकी जो रैम होती है उसकी फ्रेम में रखा जाता है, और पेज साइज और फ्रेम साइज हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सपोज करो कोई भी प्रोसेस है, उसका अगर एक ही पेज रैम में है, तो उसको जैसे ही नए पेज की डिमांड होगी तो कहाँ पे जाएगा, वो सेकेंडरी में जाएगा और वहां से नया पेज लेके आएगा। तो यहाँ पे थ्रेसिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ थ्रेसिंग आपकी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में देखो, जिसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे ही हम क्या करते हैं, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे थ्रेसिंग में स्टार्टिंग में जैसे ही हम नंबर ऑफ प्रोसेस को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, जैसे हम प्रोसेस को रैम में लेके आते हैं, मतलब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रैम में लेके आते हैं, रेडी क्यू में लेके आते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारा जो है वो थ्रूपुट बढ़ता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट के बाद अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली अगर प्रोसेस को आप रैम में लेके आए
तो उसके बाद आपका थ्रूपुट क्या होगा, ड्रास्टिकली डाउन आ जाएगा, एकदम से आपका थ्रूपुट क्या होगा, डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक पॉइंट होता है लैम्डा, उसके बाद अगर आपने प्रोसेस रैम में लेके आ गए तो यहाँ पे आपका जो सीपीयू है ना वो आपका बिजी किस में हो जाएगा, वो तो आपका बिजी हो जाएगा सिर्फ आईओ ऑपरेशन करने में। इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से पेज लाने में, पुराने पेज को सेकंड में डालने में, इसमें ज़्यादा बिजी हो जाएगा, जबकि एग्जीक्यूशन वो कम करेगा। तो इस सिचुएशन का थ्रेशिंग। अब पढ़ो क्वेश्चन, ये कह रहा है रिड्यूस पेज आईओ, नहीं ऐसा नहीं होता है, गलत बात है। डिक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, नहीं ऐसा नहीं होता है। इम्प्लाइज ये इम्प्लाइज एक्सेसिव पेज आईओ, ये बिल्कुल सही, ये कह रहे हैं कि आपके पेज के आईओ को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही बात है। जो थ्रेशिंग है वो ऐसा, थ्रेशिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेज का आईओ बढ़ जाता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, देख लीजिए आपकी थ्रेशिंग। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच इज नॉट ए प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ये कह रहे हैं इसमें से प्रोडक्ट मैट्रिक्स कौन सी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जो भी आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो उसके लिए आप कौन से एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो भाई जो प्रोडक्ट तो उसकी साइज भी होती है, रिलेबिलिटी भी होती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी इज द रॉन्ग आंसर, फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट मैट्रिक है उसमें नोट मतलब आपकी नहीं है, कौन सी, प्रोडक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, लेवल 0 डीएफडी सिमिलर टू, देखो लेवल 0 जो डीएफडी होता है किसके सिमिलर होता है, लेवल 0 डीएफडी क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। तो आपका जो लेवल 0 डीएफडी है वो आपका क्या दर्शाता है, वो आपके जो कंप्लीट जो आपका डेटा फ्लो है उसको एक सिंगल प्रोसेस के द्वारा दर्शाता है, और उसी क्या कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो प्रेजेंट इन स्पाइरल मॉडल, ये कह रहे हैं कि जो स्पाइरल मॉडल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो रिस्क एनालिसिस होता है, जो आपका रिस्क एनालिसिस होता है वो स्पेशल आपका एक टास्क होता है जो स्पाइरल मॉडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस आपके स्पाइरल मॉडल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं टेस्टिंग ओनली द फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल इज टेस्टेड, तो सिर्फ आपके फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को टेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है सिर्फ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसका मतलब है कि हमें कोड की नॉलेज है और इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्ट कर रहे हैं, तो वो तो होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। दूसरी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो बिल्कुल सही बात है, जो आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है जिसको हम बिहेवियरल टेस्टिंग कहते हैं, वो क्या करता है, सिर्फ फंक्शनलिटी टेस्ट करता है। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट होता है या सॉफ्टवेयर होता है उसकी फंक्शनलिटी टेस्ट कौन करता है, आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करती है। तो बी इज द राइट आंसर। इसमें एक आंसर गायब है तो वो आप लिख लेना, उपयुक्त में कोई नहीं, मतलब यहाँ पे डी क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, है ना, डी क्या आ जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज आ जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट देखो पेज फॉल्ट अकर, ये कह रहे हैं पेज फॉल्ट कब अकर होता है। तो पेज फॉल्ट अकर कब होगा भाई, जब हमें अगर प्राइमरी हमारी रैम के अंदर अगर कोई पेज मौजूद नहीं है, प्रोसेस ने किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश की जो कि रैम में मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा हूँ पेज नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी, तो इसका मतलब हो जाएगा पेज नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी, आपके मेन मेमोरी पेज अवेलेबल नहीं है तो आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो कंसिडर द स्टेटमेंट। अच्छा ये आपके कोई भी एक मतलब एरे दे रखा है, 2D एरे दे रखा है, देख ठीक है, देखो 2D एरे क्या देखे रखा है, देखो यहाँ पे आपके रो तो 2 हैं, देखो यहाँ पे क्या एरे क्या है, वेल 2 और 4। अच्छा इसका मतलब है 2 तो रो है भाई, ये तो आपकी रो है। ठीक है, ये तो आपकी रो है, ये आपके क्या है, कॉलम है। अच्छा एरे बनेगा कैसे, बनाओ इसको, अच्छा वैल्यू दे रखी है आपको साथ में, तो एरे बनाओ यहाँ पे। एरे कैसे बनेगा, आपको 2 तो रो लेनी है, 4 कॉलम लेने हैं, 1 2 और, तो आपके 1 2 3 और 4, 4 कॉलम हो गए और 2 रो हो गई। अच्छा वैल्यू क्या आएगी भाई इसमें, वैल्यू आएगी इसमें 1, इसमें आएगी 2, इसमें आएगी 3, इसमें आएगी 4, यहाँ पे आएगी 5, यहाँ पे आएगी 6, यहाँ पे आएगी 7, यहाँ पे आएगी 8। अच्छा अब एक बार इसका इंडेक्सिंग कर लो, तो देखो इंडेक्सिंग क्या होगा इसका, ये तो 0 1 हो जाएगा, ये 0 1 2 और 3, ये इंडेक्सिंग हो जाएगा। अच्छा ये पूछा है 4 विल बी वैल्यू, ये कह रहा है 4, अच्छा इसकी वैल्यू पूछा है, देखो ये कह रहा है ये जो आपका 4 है इसके बारे में पूछे, ये वैल्यू किसकी है, तो वैल्यू 0 3 की है भाई, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 0 और 3 की। अब चेक कर लो आंसर, देखो भाई ये कह रहा है 1 4 नहीं, 1 4 की नहीं होगी, ये कह रहा है 1 1 1 1 की नहीं होगी, ये कह रहा है 0 4 नहीं, 0 4 की नहीं होगी, 0 3 की है, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, आपका डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें से जो दे रखा है उनमें से तो कोई है ही नहीं, एक्चुअल वैल्यू किसकी है, 0 3 की है, और 0 3 हमारा ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो प्रोसेस आईडी, ये कह रहा है पीआईडी, पीआईडी कर्नल प्रोसेस के लिए। तो देखो ध्यान रखना, अगर मैं आपके आईडी की बात करूं, अगर मैं आपके पीआईडी की बात करूं, तो पीआईडी आपके प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड जाता है। एक तो होता है यूजर प्रोसेस, एक तो होता है यूजर प्रोसेस, दूसरा होता है कर्नल प्रोसेस, दूसरा होता है कर्नल प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यूजर प्रोसेस होता है उसको हमेशा नंबर 1 असाइन होता है और कर्नल प्रोसेस नंबर 0 असाइन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ दिस sorting algorithm has the worst case time complexity n log n? देखो कह रहा है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो कह रहा है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कह रहा है? n log n बता रहा है, ठीक है। क्या होगा? हीप सॉर्ट, हीप सॉर्ट की, बिल्कुल हीप सॉर्ट की होती है, और क्विक सॉर्ट, ये तो दोनों की होती है फिर। अच्छा, हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। अच्छा ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ वर्स्ट केस की बात करूं, तो वर्स्ट केस के लिए तो आ जाएगा हीप सॉर्ट, सिर्फ वर्स्ट, देखो हीप सॉर्ट की सिर्फ वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? n log n होती है, ठीक है। n यहाँ पे क्या होती है आपकी? n log n होती है, यहाँ पे होती है n log n होती है। अच्छा, बाकी यहाँ पे आपका एक क्विक शॉट होता है। देखो क्विक शॉट क्या होती है? यहाँ पे एवरेज और वर्स्ट केस दोनों में क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n log n होती है। तो इसका राइट देखो, यहाँ पे इसमें भी वर्स्ट केस में होती है, लेकिन सिर्फ वर्स्ट केस की बात करूँ तो आप क्या हो जाएगा? हीप सॉर्ट आ जाएगा। ओनली वर्स्ट केस की बात करूँ तो आपके हीप सॉर्ट आ जाएगा, क्योंकि क्विक में आपके फिर एवरेज और वर्स्ट केस में दोनों में क्या होती है? n log n होती है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो ये पार्ट फर्स्ट था, तो पार्ट फर्स्ट में आपके कितने थे? टोटल आपके 25 क्वेश्चन डिस्कस किए गए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ उसका एक आपको रीजन बता देता हूँ कि आप इसका मेन रीजन क्या है। इसका मेन रीजन ये है कि एक तो आपका टाइम सबसे कम खराब होगा। देखो एग्जाम के टाइम पे मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लाइव क्लास भी लेके आऊँगा तो लाइव क्लास में जो क्वेश्चन आपको आता है उसके लिए आप जबरदस्ती टाइम खराब करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है सिर्फ उसी क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको देखना है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जा रही है, इसमें सारे के सारे जो पार्ट होते, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ उसी पार्ट पे कंसंट्रेट करना है जो पार्ट में आपका क्वेश्चन बिलोंग करता है और जो आपसे रॉन्ग हुआ था, ठीक है। तो आप उसी पार्ट को आप चेक करेंगे। और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपके लिए लास्ट के टाइम पे आपके लिए मैराथन क्लास के रूप में आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए डेफिनेटली क्लास लेके आऊंगा। तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे सारे के सारे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट होगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपका एक क्विक रिवीजन होगा, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन होगा आपका। इसका मतलब है कि आप 2 आवर्स की क्लास में सारा का सारा सब्जेक्ट आपका माइंड में वापस से रिक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सपोर्ट करने, मुझे देखो मेरे यहाँ पे ये जो चैनल है, ये चैनल आपका अपना चैनल है, जिसमें मेरे द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा किसी टाइप की कोई एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड नहीं की जाती है और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स करके आप अपने नंबर भी शेयर करते रहे। अभी कुछ स्टूडेंट ने नंबर शेयर किए, तो डेफिनेटली अगर आपके 60+ नंबर हो रहे हैं तो आप एक अच्छे जोन पे हो। और साथ में यहाँ पे 60+ नंबर का मतलब है कि ये एक अच्छा लेवल का मैंने मॉडल पेपर बनाया था, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।